very good morning class. Today I am going to start the chapter first of history, that is the French Revolution. बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो 5 मई 1789 टू 9 नवंबर 1799 था. देखो 8th क्लास में आपने जो किया था वो आपका इंडियन हिस्ट्री था और नाउ इट्स 9th, तो आप अब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करोगे. तो फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है. प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो है वो 10th में आपको कैरी फॉरवर्ड होगा नेशनलिज्म इन यूरोप में. तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ना रिपीट हो रही होंगी, कहीं ना कहीं इसका जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है. सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की. द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ 4 कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज 3 स्टेट सिस्टम था. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. किंग लुइस 16, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का ग्रो करना यानी कि क्रिएशन होना उसमें, या कह लो कि उनका एक इनलाइटनमेंट होना, आइडियाज़ एंड थॉट्स में चेंजेस आना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट इज़ डेट ट्रैप. डेट ट्रैप मीन्स इस तरीके के क्राइसिस हुए इकनॉमिक कि वो एक तरह से हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जाते गए और जाते गए. 3 स्टेट सिस्टम क्या था? 3 स्टेट सिस्टम मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, यू कैन से अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ और अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी. ठीक है, तो इसमें क्या था, 3 स्टेट्स में हमने सोसाइटी को डिवाइड किया. तो उसमें 3 स्टेट्स मतलब 3 टाइप्स, जैसे हमारे इंडिया में है ना ब्राह्मण, शूद्रास, वर्णास, ठीक है, क्षत्रियास, ऐसी यहाँ पे भी इन्होंने 3 स्टेट्स में डिवाइड किया. तो फर्स्ट पार्ट था आपकी सोसाइटी का क्लर्गी. क्लर्गी क्या थे? पॉप्स, बिशप्स, प्रीस्ट जो चर्च में काम करते थे. ये बर्थ से ही बड़े आप कह लो अपर कास्ट में माने गए, या कह लो इनको बहुत सी प्रिविलेज थे बाय बर्थ. डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, लोग इनको बहुत मानते थे कि ये हमारे पुजारी हैं, हम हमारे इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, या यू कैन से कि कोई पूजा अर्चना करनी हो या हमारी प्रेयर्स नहीं कंप्लीट होंगी अगर ये नहीं होंगे. एंड सो मैनी थिंग्स, लोगों के बहुत सी चीज़ें थी माइंड में. नेवर गिव टैक्स, ठीक है, कभी टैक्स नहीं देते थे. और इनकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी, बट ये ज़्यादा रिसोर्सेज होल्ड करके बैठे थे, मोर देन ओवर 15%, राइट. नॉबल्स, सेकेंड स्टेट थी आपकी नॉबल्स. नॉबल्स भी बर्थ से ही प्रिविलेज थे. नॉबल्स कौन थे? देखो, फर्स्ट थे क्लर्गी जिसमें आपके प्रीस्ट आते हैं, बिशप्स आते हैं, वो चर्च के जो फादर थे वो थे. सेकेंड थे नॉबल्स, मतलब इनको नाम दिया गया जैसे हमारे दिया ना शूद्रास, वर्णास, क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसे यहाँ पे भी इन कास्ट को ये सारे नाम दिए गए. तो इनको बर्थ से प्रिविलेज थी. और इनका काम क्या था? जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत हाई रैंक्स पे थे गवर्नमेंट में, ठीक है. ये कोई टैक्सेस नहीं देते थे और ये किंग के बड़े खास लोग थे. रीज़न आपको भी समझ आ ही गया होगा कि एक राजा को आगे बढ़ने के लिए अपना रूल जो है वो अच्छे से करने के लिए उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की ज़रूरत होती है. ऑब्वियसली ये लोग बहुत क्लोज रहे होंगे उसके, क्योंकि वो सारा सेटअप वही संभाल रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट में हमारे जैसे लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग या आम जनता जिसकी हम बात करें. इसको ना चाहिए आप ना अपने इंडियन पॉलिटिकल से लेके चलो. जैसे कि सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेट में आगे आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर्स एंड सो ऑन. उसके बाद आपका सेकंड स्टेट नॉबल्स में आगे आपके रिच हायर क्लास लोग. और जो थर्ड स्टेट थी उसमें क्या था? आपके हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज. ठीक है, आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो अपनी इंडियन सोसाइटी के साथ. अब थर्ड स्टेट थी मर्चेंट, लॉयर्स, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लेबर्स की. मतलब जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, मतलब तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को इसी में डाल दिया इकट्ठे. अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? बेसिकली एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूं बेटा, रेवोल्यूशन होने का मेन रीज़न जो था ना उस टाइम पे वो एक ही था, और वो रीज़न था, दैट इज़ द रीज़न इज़ इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, ठीक है, और इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इन किंग लुइस 16. ठीक है, चलो नेक्स्ट. थर्ड स्टेट्स में मर्चेंट्स, लॉयर एंड बिजनेसमैन थे. इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं थी. ठीक है, प्रिविलेज मतलब कोई स्पेशल राइट्स नहीं थे, कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं थी. ये सारे टैक्स पे करते थे. ठीक है, और जो पीजेंट और आर्टिसंस थे उनके पास सारा बर्डन जो था फर्स्ट और सेकंड स्टेट के टैक्स पे करने का बर्डन भी किसके ऊपर था? इनके ऊपर. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे.
अब देखो, आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराओ या कोई काम कराओ, ऑब्वियसली आपके घर में लेबर आएगी, आप उसको पैसे दोगे ना। ये लोग क्या करते थे, राजे महाराजे और जितने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग थे, पीजेंट्स और आर्टिसंस को कैसे यूज़ करते थे, फ्री में काम करा के। मतलब उनके पास इतनी इनकम तो थी नहीं कि वो पैसे पे कर सके, तो उनको कहते थे कि जो तुमने काम किया वो तुम्हारा टैक्सेशन इनकम में कट गया। इनके ये व्यूज़ थे। और जो स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लेबर थी, उनके साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। उनको तो कुछ समझते ही नहीं थे, नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। इसीलिए लोग वहाँ बहुत डिससेटिस्फाइड थे और बहुत एंग्री थे इनसे। इसीलिए एंड रिजल्ट जो था वो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरह का सोशल इनजस्टिस, मतलब आप उनको उनके काम करने के पैसे ही नहीं दोगे, उनको एक पोजीशन ही नहीं दोगे, और उनके पास ना वोटिंग राइट्स, ना वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन में। मतलब वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं थे, नौकर बना के रखे। ठीक है, नेक्स्ट, किंग लुइस 16। देखो बेटा, विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं। ठीक है, तो उसको किंगडम तो मिल गया, पर उसको क्या नहीं मिली, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी उसके पास अकल नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या हुई, किंग 16 इतना स्ट्रांग नहीं था अपने ग्रैंडफादर की तरह। एक राजा बनने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको 10 लोगों के साथ डील करना है, तो आपको कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो भी करना पड़ता है, वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एक लीडर बन के आगे लीड करना पड़ता है। ऐसी कोई भी क्वालिटी उसमें नहीं थी। और ज़्यादातर ना वो नॉबल्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ही रेबल था। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिपेंडेंट ज़रूर है कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन ब्रांच दे दी और हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ, बट फाइनल डिसीजन तो वो ही लेंगे ना प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक होल्ड होना चाहिए लीडर का। बेशक उसने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, काम बांट दिया लोगों में। अब ऐसा तो नहीं आपकी क्लास में मैम आपको होमवर्क दे के जाए तो आप मैडम की बॉस बन जाओगे, नेवर। एक टीचर की भी एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से लोगों को चला सके। तो वो सारा कुछ उसने बर्डन ना नॉबल्स पे छोड़ दिया कि ठीक है जो ये कर रहे हैं करने तो वो अच्छा ही कर रहे होंगे, उन पर कुछ एक्स्ट्रा ही उसको विश्वास। दूसरा, एक जो क्वीन थी उसके अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसके ड्रेसेस में इतना, मतलब आधा ट्रेजर तो उसके ड्रेसेस में, उसकी लग्जीरियस लाइफ को ठीक मतलब बनाने के लिए ही सारा हो गया। दूसरा, इस बेवकूफ़ ने लुइस 16 ने एक पैलेस बनाया अपना, और उस पैलेस पे ही आधे से ज़्यादा खजाना लगा दिया अपना, या कह लो अपनी इनकम उस पर। मतलब इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती थी। और क्या हुआ, इसके टाइम पे क्रॉप फेलियर हो गया 1780 में, यानी कि लोगों की फसलें ख़राब होगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों की फसलें ख़राब होने से सडनली शॉर्टेज हो गई फूड क्रॉप्स की, और फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होने से एक बहुत ही गलत अजीब सा सिस्टम बन गया। कैसे, जैसे ही फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हुई तो वहाँ के जो शॉपकीपर थे एग्जिस्टिंग, उन्होंने जो स्टॉक पड़ा था, जो उनके पास पड़ा था, उसको डबल प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। मतलब डबल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वो लोग। एक लोग ऐसी प्रॉब्लम में, और ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो राइज कर गए उस टाइम पे, और लोगों ने क्या करा, चोरी, मतलब ऐसा हो गया था मार्केट में से लोग चोरी करके खाना खा रहे हैं, उसके पीछे इतना लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लोगों के, इस तरह की सिचुएशन। कॉजेज क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, सोशल एंड इकोनॉमिक इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस तो आपने देख लिया, पहली दो स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और उनको कुछ नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक इंजस्टिस क्या था, सारे टैक्सेस थर्ड स्टेट ही पे करेगी और उनको कोई सैलरी नहीं, और वो फर्स्ट और सेकंड वाले बहुत मज़े से जी रहे हैं, सारी अच्छी इनकम मिल रही है उनको, हर फैसिलिटी वो ले रहे हैं। क्रॉप फेलियर, ठीक है, क्रॉप फेलियर से क्या हुआ, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, लीडरशिप बहुत वीक थी लुइस 16 की, और टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत अनफेयर था। अगर टैक्स लेना तो सबसे लो ना, ऐसा थोड़ी है। अब देखो हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा, अगर टैक्सेस हैं तो वो सबके लिए है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन है कि एक पे करेगा बाकी नहीं पे करेंगे, सबके लिए इक्वल सिस्टम है। और जो किंग और क्वीन थे लुइस 16 और उसकी वाइफ थी, उसके तो एक्सपेंसेस ही नहीं पूरे होते थे। ग्रोइंग कंटेम्प्ट इन सेकंड एंड थर्ड स्टेट, आपस में इनकी इतनी प्रॉब्लम शुरू होगी। ऊपर से करप्ट लीडरशिप कैसे थी, वो लोग ऑब्वियसली कास्टिज्म सिस्टम ही था एक तरह से, अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी, दूसरों को पूछना ना, ठीक है, करप्शन ही थी एक तरह से, ऊपर से लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, उनके काम करवाने के लिए। अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी प्रॉपर नहीं किया हुआ था इन्होंने। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लैंडलेस लेबर्स थे, पीजेंट थे, जो गरीब किसान थे, उनको प्रॉपर हक ही नहीं थे, वो बेचारे सारा दिन काम करते रहते थे, फिर भी उनको कोई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड होल्डिंग राइट्स थे ही नहीं उनके पास। सोशल स्ट्रक्चर बड़ा रिजिड था, फिक्स किया हुआ था, मतलब कोई जस्टिस लिबर्टी फ्रीडम जैसी बात ही नहीं थी। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर 3 स्टेट्स में सोसाइटी को बांट दिया,
फर्स्ट 2 को राइट्स दे दिए, उनको टैक्सेशन फ्री कर दिया और बाकियों को आपने जानवरों की तरह काम करवा रहे। ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ इनलाइटनमेंट। जैसे बेटा हमें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया ना, और हमें बड़े देर बाद समझ आना शुरू किया, अच्छा ये तो हमें ही पागल बना रहे हैं, ऐसे उन लोगों को भी समझ आना शुरू हो गया, अच्छा ये ऐसे हुआ। और उनको ये सब कैसे समझ में आया? ऑथर्स, राइटर्स ने। एक थे आपके जॉन डेवी। ठीक है। जॉन डेवी और लॉकी ने कहीं ना कहीं ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बुक्स लिखी, सब कुछ किया, जिससे कि उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि एक अच्छी सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी का मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसमें लोगों का क्या रोल होना चाहिए, और उसमें उसके लीडर को किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, यू जस्ट रेज योर वॉइस एंड फाइट अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन, और प्लीज़ अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स मांगो, और इन अपने आप को इंसानों की कैटेगरी में शामिल करो, ये तो तुम्हें जानवर समझ रहे हैं, और तुम्हारी डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि तुम्हारे को इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि तुम्हारी स्किल्स की भी कोई कदर नहीं, तुम्हारी भी कोई कदर नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है या बुरी, मतलब तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तुम सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हो, और जबकि सब कुछ तुम ही कर रहे हो। मतलब एक घर बना दिया आपने और आपको ही अपने घर में रहने की परमिशन नहीं है। जैसे कंट्री को पूरा ही सपोर्ट उन्हीं से मिल रहा है, टैक्सेशन वो पे कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लग्जरियस लाइफ का सारा खर्चा वो पे कर रहे हैं, बस मतलब कि पैसे उनके हैं और मज़े कोई और कर रहा है। ठीक है। अभी टाइम लाइन है, 74 में लुई 16 किंग बना फ्रांस का। 5 मई 1789 में मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस, स्टेट जनरल की मीटिंग हुई जिसमें हुआ कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट जो थी, जो उनको बहुत बुरा लगा, मतलब कह लो बहुत गुस्से में आ गए कि ये क्या तरीका होता है, इनकम तो है नहीं कोई, ऊपर से टैक्सेस भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, टैक्सेस आप कहोगे कि उनको पैसे तो मिलते हैं, टैक्सेस कैसे? बेटा वो क्या करते थे, टैक्सेस बढ़ा दिए तो मतलब मान लो पहले उनको उन टैक्सेस के बदले में 4 काम करवाते थे अपने पर्सनल, अब उनसे 10 काम कराने लग गए। तो कहीं ना कहीं उनकी तो ज़ीरो होगी ना हर चीज़, प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो, इनकम भी ज़ीरो, उनकी स्किल्स की कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है। थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली डिक्लेयर की कि हम अब अपना ग्रुप बनाएंगे और हम इनके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। बेस्टाइल डिस्ट्रॉयड 89 में। 4 अगस्त 1789 में फ्यूडल सिस्टम फाइनली अबॉलिश हुआ, जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और लुई 16 ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन की प्रूशिया के साथ। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ना बेटा, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करना। एक्चुअली क्या है कि ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आपने अपनी सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, जिस तरीके से इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। ठीक है। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, एज मच एज आई कैन गिव यू। ठीक है। आपने इसको एक्सप्लेन करना है 1 और 2 लाइन्स में या 2-3 लाइन्स में, तो आपकी बुक्स में सारा मटेरियल दिया होगा, तो 2-3 लाइन्स में या 1-2 पॉइंट्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, then please subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. Please press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of my next video. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe, and all the best.